सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में फेडरलिज्म के बारे में जान लिया था, उसके फीचर्स के बारे में बात करी थी और साथ ही उन कंट्रीज के बारे में जाना था जहां पे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। सो आज की ये जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे इंडिया के बारे में कि किस बेस पर यह कहा जा सकता है कि इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है और साथ ही जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसके अरेंजमेंट कैसे कैसे किए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट रन की जाती है, ये सभी चीजें आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं दोबारा से आपको एक बार एग्जांपल देना चाहूंगा श्रीलंका का और साथ ही बेल्जियम का। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि इन दोनों ही कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि वहां पे डच कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं और फ्रेंच कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं बेल्जियम के अंदर। श्रीलंका में बात करें तो वहां पे तमिल कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं और साथ ही साथ सिन्हाला कम्युनिटी के भी लोग रहते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम देखिए, काफी 2 या 3 कम्युनिटी रह रही है, बट फिर भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका सॉल्यूशन मिलने में काफी ज्यादा टाइम हमें मिल जाता है और वो कोई सॉल्यूशन अच्छा नहीं होता, स्पेशली श्रीलंका के केस में, क्योंकि वहां पे तो सिविल वॉर जैसा इंसिडेंट हो जाता है। हालांकि बेल्जियम में वो कॉन्सेप्ट अपने टाइम पे ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन जरा सोच के देखिए कि जब बात आती है इंडिया की, तो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है ना, वो कोई छोटी मोटी लेवल की नहीं है। जी हाँ बच्चों, काफी पीक लेवल की डाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे सो मेनी लैंग्वेजेस है। जी हाँ बच्चों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो 8th शेड्यूल दिया गया है उसके अंदर टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को दिया गया है। इसके अलावा देश में बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है, लेकिन एज पर द शेड्यूल बता रहा हूँ। तो सो मेनी लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि देखिए, जब मैं वेस्ट की बात करता हूँ इंडिया के, तो यहाँ पर आपको गुजरात और महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, राजस्थान भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ की लैंग्वेज थोड़ी अलग है, हिंदी बोली जाती है लेकिन मराठी भी है, गुजराती भी है, राजस्थानी भी है। साउथ इंडियन स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेस पर ही बने हैं, चाहे वहाँ पे कन्नड़ की बात करो, मलयालम की बात करो, तमिल की बात करो, तेलुगु की बात करो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अलग लैंग्वेजेस है। तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं है इंडिया के अंदर, बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज की जा रही है। इसके अलावा रिलीजन, जैसे मेजॉरिटी में यहाँ पे हिंदुइज्म बेशक है 80% के समथिंग, लेकिन उसके अलावा जो माइनॉरिटी में भी आते हैं रिलीजन, फिर चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म हो, तो यहाँ पे वो भी एग्जिस्ट करते हैं। और सभी रिलीजन के अंदर ऑलमोस्ट हमें कास्ट और सब कास्ट देखने को मिलती है। लोगों के जो रिचुअल्स है और जो कस्टम है, तौर तरीके, वो भी अलग अलग है। हर किसी के यहाँ पे हमें जो शादियां होती है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। ऊपर से जो रीजन्स है लोगों के, वो भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो जैसे पंजाब अलग है तो भैया केरला भी अलग हो गया और हमारा हरियाणा भी अलग हो गया। तो वहाँ के लोगों के तौर तरीके भी अलग अलग है, लैंग्वेज भी अलग है, इवन उनका पहनावा भी हमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलता है। तो इन सब से आप क्या समझ रहे हो? इन सब से आप यही तो समझ रहे हो कि इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो किसी एक कॉमन बेस पर है ही नहीं, काफी ज्यादा डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो डाइवर्सिटी है, आपको 2 चीजों के नाम अच्छे से याद रखने हैं हमेशा, वरना आगे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। और एक डाइवर्सिटी और दूसरा जो है वो है इन इक्वालिटी। ठीक है, तो इन दोनों में अक्सर बच्चा ना कंफ्यूज हो जाता है और दोनों को एक कॉमन मान लेता है, बट ये कॉमन नहीं है। डाइवर्सिटी को हम एक पॉजिटिव वे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और इनइक्वालिटी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे डाइवर्सिटी के अंदर कि लोग हमारे देश के अंदर अलग अलग रिलीजन से हो सकते हैं, कास्ट से हो सकते हैं, लैंग्वेजेस उनकी अलग अलग हो सकती है, बट उन सबके बीच में एक यूनिटी बनी होती है जो कि उनको ये कहलाने के लिए मजबूर करती है कि वी आर इंडियंस। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल में जो स्टार्टिंग की लाइन पढ़ी है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। तो हमारे यहाँ नेशनलिज्म है, हम चाहे किसी भी धर्म से, जाति से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले हम इंडियंस कहलाते हैं। जब बात आती है इनइक्वालिटी की, तो ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाता है। तो इसमें हम भेद करते हैं लोगों के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, काले गोरे के बीच में, लोअर कास्ट का अपर कास्ट के साथ, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो इसलिए डाइवर्सिटी को आप पॉजिटिव वे में पढ़ोगे और इनइक्वालिटी को आप नेगेटिव वे में पढ़ोगे। हो सके आपको ये चीजें तो समझ आ चुकी होगी। तो बैक टू द टॉपिक, तो मैं ये बता रहा था आपको कि जो अरेंजमेंट है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का अरेंजमेंट है इंडिया के अंदर, वो किस तरीके से रन किया जा रहा है कि स्टेट को कितनी पावर दी गई है, सेंटर को कितनी पावर दी गई है
और लोकल के पास क्या पावर्स है, उसे जानने के लिए चलिए फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या वो चीजें हैं कि इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे इंडिपेंडेंस के साथ। आप जानते हो कि इंडिया को जो आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिली थी, ठीक है। इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। यहाँ पे मुझे गांधी जी का एक कोट्स याद आता है। देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, ये बात आप अच्छे से जानते हो। लेकिन उनसे एक दिन पहले जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं उन्होंने कहा था कि कल यानी 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का दिन भी है और एक गम का दिन भी है। खुशी का इसलिए है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने लंबे समय के बाद देश को फाइनली ब्रिटिशों से आज़ादी मिल रही है, इंडिपेंडेंस मिली है, तो एंजॉय कीजिएगा। लेकिन गम का दिन इसलिए भी है क्योंकि हमारा साथ ही साथ पार्टीशन हो रहा है, यानी कि एक नया देश हमारे देश से अलग होकर बन रहा है जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं। तो खुशी और गम ये कॉन्सेप्ट था। तो इंडिया को जो आज़ादी मिली थी वो कोई अच्छी नहीं थी, बल्कि उसका जो एक दौर था वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजेस था। इसके अलावा सून आफ्टर जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी तो हमारे जो प्रॉब्लम्स थी ना वो कम नहीं हुई थी बल्कि बढ़ती ही गई थी। बट हमें हेड्स ऑफ कि हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से मैनेज किया इन सब चीज़ों को। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकम द पार्ट ऑफ द कंट्री। सवाल आपके माइंड में ये आ सकता है कि सर ये प्रिंसली स्टेट होते क्या है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रिंसली स्टेट का रोल क्या था ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। देखिए बच्चों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पे जो किंग्स थे उनका रूल चलता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं था, तो राजा का शासन ज़्यादा चलता था। तो ऐसा कुल मिलाकर आप मान लीजिएगा कि 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंडिपेंडेंस से पहले तक थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन स्टेट को इंडिया के अंदर कैसे मर्ज किया जाए, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि इन किंग्स यानी राजाओं को लग रहा था कि अब इंडिपेंडेंस तो मिल गई है, कहीं हमारी पावर छीन तो ली जाएगी, क्योंकि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश होगा, गवर्नमेंट रन की जाएगी, तो हमारी पावर किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसे में जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, आप अनऑफिशियल तरीके से देश के पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन के भी टाइटल मिला हुआ है, इन्होंने की रोल प्ले किया था इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज करने के लिए। तो आप मानिएगा नहीं कि उन्होंने सभी के सभी इन प्रिंसली स्टेट को इंडिया के अंदर मर्ज भी कर लिया, मतलब उनके साथ एक समझौता एग्रीमेंट भी कर लिया गया था। लेकिन वही बात है ना कि सभी चीज़ें आसानी से हो जाए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट भी थे जो कि आनाकानी कर रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने कर ही लिया था जैसे तैसे करके, जिसमें से कश्मीर का नाम आता है, हैदराबाद का नाम आता है, जूनागढ़ का नाम आता है और मणिपुर का नाम आता है। ये कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके सामने काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बट फाइनली हमें वर्डिक्ट हमें इसमें मिल गई थी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जूनागढ़ आज के समय कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। लेट्स सी कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। इसके अलावा बच्चों हम बात करते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली, तो स्टार्टिंग में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया था वो लिखा गया था हमारा 1946 से लेकर 1950 के बीच में, और 26 जैन को पूरे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश कर दिया गया था। उसी दिन से हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं, आपको पता ही होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो देश के अंदर स्टार्टिंग से ही बच्चों यूनियन गवर्नमेंट को आप सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जानते हो, और स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट होती ही है। तो ये एस्टेब्लिश कर दी गई थी। तो यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था ना, तो वो इस यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में कर दिया गया। तो ये तीन टाइप की लिस्टें बनाई गई थी। पहली जो लिस्ट थी वो थी यूनियन लिस्ट, यानी कि वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो कि स्पेशल राइट्स होगा यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा था कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर राइट सिर्फ स्टेट का होगा, और तीसरी जो लिस्ट थी वो थी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर जो राइट्स होगा वो 50-50% होगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। तो ये तीसरी लिस्ट थी। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं यूनियन लिस्ट के बारे में। अभी मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस लिस्ट के अंदर कौन कौन से काम हमें
देखने को मिल रहे हैं। तो यूनियन लिस्ट जो होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी, तो उसके अंदर नेशनल लेवल के इश्यूज को देखा जाएगा। और स्टेट लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टेट से जुड़े जो जो सब्जेक्ट आएंगे वो कॉन्करेंट के अंदर दोनों ही जो कि कॉमन इंटरेस्ट के बिहाफ पर बनाए जाएंगे। अभी आपको वो सब्जेक्ट भी पता चल जाएंगे। लेकिन इन 3 लिस्ट के अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी थे जो बचे रह गए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो 1946 से लेकर 50 के बीच में लिखा गया था। तो उसके बाद कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी तो डेवलप हुए होंगे जिन्हें किस लिस्ट में रखा जाए, वो एक प्रॉब्लम वाली बात थी। जैसे एग्जांपल बताऊं, इंटरनेट। अब इंटरनेट इंडिया के अंदर तो 1995 के आसपास आया था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 40 साल पहले लिख दिया गया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसे डिसॉल्व कर दिया गया था, है ना। तो उन सब्जेक्ट को किस लिस्ट में रखेंगे, मतलब किसका राइट होगा, स्टेट का होगा या फिर सेंट्रल का होगा। आपको याद होगा जब मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोरो किया गया, उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए, यानी कि अडॉप्ट किए गए। तो उसमें से एक था फेडरलिज्म, तो जो कि हमने कनाडा से लिया। तो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने विद स्ट्रॉन्ग सेंटर पावर के बिहाफ पे लिया था। तो इसलिए ये जो अलग सब्जेक्ट था जिसके हमने रेसिडुअरी सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, उसको हमने सेंटर में रखने की बात की थी। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इंटरनेट मैंने आपको बता दिया, अभी आगे भी आपको पता चल जाएगा। तो एक एक करके हम जरा इन सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो मेजर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जैसे डिफेंस, तो भैया हमारा जो रक्षा है पूरे बॉर्डर पे, हमारी जो आर्मी है वो 24 घंटे हमारे लिए प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करवाती है। तो डिफेंस जो है वो किसके अंडर में आएगा, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। उसी तरह करेंसी, तो जो मुद्राएं होती है, जैसे हमारा देश का सेंट्रल बैंक जो है जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो करेंसी का जो सब्जेक्ट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। और उसके अलावा कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, और जो फॉरेन अफेयर होते हैं वो सभी के सभी आपको यूनियन लिस्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर 97 सब्जेक्ट हैं। और ये इतने ज्यादा इसलिए है क्योंकि आप रीजन जानते हो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी स्टेट के लिए काम नहीं करती, बल्कि वो कंप्लीट जितने भी स्टेट है एक उनके लिए काम करती है। तो इसलिए उनके पास जो वर्कलोड है वो भी ज्यादा होता है। तो इसलिए 97 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, कहीं कहीं आपको 101 भी देखने को मिलेंगे, बट 97 इसका एग्जैक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट लिस्ट के बारे में, तो बच्चों इसमें टोटल हमें 59 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि इनके ऊपर जो कानून है वो सिर्फ स्टेट का ही राइट्स होगा। जैसे पुलिस, तो जितने भी स्टेट होते हैं, स्पेशली जो पुलिस होती है वो उन स्टेट के अंडर काम करती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि राजस्थान में गहलोत जी की सरकार है, गहलोत जी की सरकार है, और गहलोत जी किस पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है। तो एक तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो जो पुलिस है वहां की, वो किसके अंडर काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी। तो पूरा का पूरा रूल चलेगा कांग्रेस पार्टी का। तो इस चीज से आप समझ सकते हो। इसके अलावा जो कॉमर्स होते हैं, यानी कि जो ट्रेड्स होते हैं, एग्रीकल्चर जो होता है, इरिगेशन जो होती है, ये सब चीजें हमें स्टेट लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलती है। अपने अपने स्टेट अपने अपने तरीके से लॉ बना सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि यूपी के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर लॉ बनाया जा रहा था, तो यूपी को राइट्स दिया गया है। उसी तरह भैया एमपी मध्य प्रदेश के अंदर अभी हाल फिलहाल में आपने देखा था कि जो मेडिकल की स्टडी थी वो हिंदी मीडियम में करने की बात की जा रही है, और वो कर भी दी गई है। तो वो स्टेट को राइट्स दिया गया तो वो कर रहा है। तो आप देख रहे हो ना कि फेडरल सिस्टम किस तरीके से इंडिया में रन किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ बताया था कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट जिसके ऊपर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आपस मिलजुल कर काम कर सकती है। तो वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेजरली हम बात करते हैं एजुकेशन की। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो
कि स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर कि वो यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो। तो आप देख रहे हो एजुकेशन के अंदर दोनों का रोल प्ले हो रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट, हर एक स्टेट की अपनी एक प्रॉब्लम होती है फॉरेस्ट को लेके, और सेंटर भी उसके ऊपर काम करता है। मैरिज जैसा सिस्टम, जैसे भी हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले जो फीमेल की एज थी वो 18 प्लस रखी गई थी कि इस के क्रॉस करते ही जो फीमेल है वो एलिजिबल हो जाती है शादी करने लायक, लेकिन इसको अब इंक्रीज कर दिया गया, वो है 21 ईयर तक का कर दिया। तो आप देख रहे हो कि मैरिज जैसे सिस्टम भी होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, ये सभी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में हमें देखने को मिलती है। तो जिसके अंदर दोनों ही जो गवर्नमेंट होती है वो साथ मिलकर काम करती है। क्या आपके माइंड में ये सवाल नहीं आता कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट भी हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है कि सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जिसको लेकर इनके बीच में डिस्प्यूट होता है, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट तो आ ही जाते हैं। तो ऐसे में जो फाइनल डिसीजन होता है ना वो सेंटर के पास होता है। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे सेंटर ज्यादा जीत रहा है। तो ये चीज है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको एक लास्ट बताया था रेसिड्यूरी लिस्ट के बारे में, तो इंटरनेट का एग्जांपल पहले दे दिया था। इसके अलावा जैसे आज के समय लोग प्रोग्रामिंग बहुत ज्यादा करते हैं, चाहे वो जावा हो, सी प्लस की लैंग्वेज हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, ई कॉमर्स साइट हो, अमेजोन जैसी, ये सभी जो सब्जेक्ट थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद आए हैं, तो इसलिए इन्हें भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही रखा गया है। तो ये था बच्चों एक तरीके से अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विद उनके सब्जेक्ट के साथ। एंड आई होप कि बच्चों आपको इन सभी के एग्जांपल अच्छे से हिट कर चुके होंगे, और आपके जो 1 मार्क एमसीक्यू आते हैं ना उसके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलता है या किस लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम यूनियन लिस्ट में हमें देखने को मिलता है। आराम से वहां पे टिक कर सकते हो। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, तो वो यही सब है। जैसे कि एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं जिसमें हमने स्टार्टिंग में बात कर ही ली थी। सो बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन आवर कंट्री, तो वो यही सभी चीजें हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला कि द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो संविधान है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। और इस चीज का जरा आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया के अंदर इलेक्शन सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर है तो वो आने वाले समय में अमेंडमेंट करके स्टेट की पावर को छीन सकती है। तो इसका जो प्रोसेस है वो काफी हार्ड रखा गया था, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, उनको इस बात का पहले से ही पता था। तो इसलिए इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। तो इतना आसान भी नहीं है कि भैया सेंटर को ज्यादा पावर है तो वो स्टेट की पावर को छीन सकती है। तो जो पार्लियामेंट है वो कैन नॉट इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट, तो वो कोई अपनी मर्जी से कोई चेंजेस नहीं कर सकती। चलो मान भी लिया कि अगर वो चेंज करना चाहती है तो भैया इस प्रोसेस को आप पास कर लो और चेंज कर लो। अब जरा प्रोसेस भी सुन लीजिएगा। एनी चेंज टू इट हैज टू बी अ फर्स्ट पास टू बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अगर आप किसी चीज में चेंजेस लाने की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बिल तैयार करना पड़ेगा, और उस बिल को जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा, वहां से 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाना पड़ेगा, जो अपने आप में काफी टफेस्ट टास्क होता है। इसके अलावा चलो मान लिया 2/3 मेजोरिटी के साथ आपने पास करवा लिया, तो इसके अलावा हाफ ऑफ द टोटल स्टेट की जो पॉपुलेशन है, मतलब जितनी भी लेजिस्लेचर है, जैसे आज के समय 28 है, तो 14 स्टेट से आपको और ज्यादा मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ नंबर ऑफ जो स्टेट है उनके हाफ स्टेट से भी आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये ऑर्डर हम चेंज करें तो आप हमें इसकी मंजूरी दे दो। अगर वो नहीं देते तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि भैया टफेस्ट है ये तो काफी। तो इसलिए फेडरलिज्म जो है इंडिया के अंदर स्टार्टिंग से ही काफी स्ट्रांग रहा है। चलिए इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो
तो उसका फैसला कौन करेगा? तो उसका जो फैसला है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दिया गया है। क्योंकि आप ये तो जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो रखवाली करते हैं, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। तो जो भी कभी डिस्प्यूट होता है तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेता है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में हाई कोर्ट को भी ये पावर दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से लिबर्टी दी गई है कि वो जो टैक्स कलेक्शन है वो अपनी मन मर्जी से कर सकता है। देखिए, आप कोई भी आउटलेट में, चाहे वो फूड का हो, क्लॉथ का हो, ग्रोसरी का हो या फिर एक्सेसरीज का हो, जब भी आप कोई भी आइटम वहां से परचेज करते हो तो आपको बिल प्रोवाइड कराया जाता है। बिल के अंदर ना दो चीजें मेंशन होती है, वो है आपके टैक्स को लेकर। जीएसटी तो मेंशन होती है, जीएसटी भी मिनिमम 5% से लेकर मैक्सिमम 28% है। तो जीएसटी में एक जगह लिखा होता है सीजीएसटी और एक जगह लिखा होता है एसजीएसटी। तो यहां पर ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि सीजीएसटी का मतलब है जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, और एस वाला जो है जिस भी स्टेट से आप वो आइटम को परचेज कर रहे हो तो वो उस स्टेट के रेवेन्यू में जा रहा है। तो टैक्स कलेक्शन का फुल राइट्स दिया गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे देश के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रन की जाती है 2 टीयर्स के अंदर। लेकिन 1992 में 73rd और 4th अमेंडमेंट के थ्रू 3rd टीयर यानी तीसरे लेवल की भी गवर्नमेंट रन की जाने लगी है। तो वो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जिस हमने लोकल गवर्नमेंट का नाम दिया। तो इस लोकल गवर्नमेंट में 2 टाइप्स की गवर्नमेंट रन की जाती है। एक होती है बच्चों म्युनिसिपैलिटी और दूसरी होती है बच्चों आपकी पंचायत। तो जो पंचायत वाली होती है वो हमें बेसिकली कहाँ देखने को मिलती है? रूरल सेक्टर के अंदर। कौन से सेक्टर के अंदर? रूरल सेक्टर के अंदर। और जो म्युनिसिपैलिटीज है वो हमें अर्बन सेक्टर के अंदर हमें देखने को मिलती है, यानी कि शहरों के अंदर। तो ये 3rd लेवल की गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से भारत के अंदर अभी फिलहाल 3 टाइप की गवर्नमेंट रन की जाती है, सेंट्रल, स्टेट एंड देन लास्ट में लोकल गवर्नमेंट, जो कि 2 टाइप्स की होती है। तो ये था बच्चों इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, एंड आई होप कि बच्चों आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। इसके अलावा आगे भी टॉपिक है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड ही, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहां तक के लिए आपको जितना भी चीजें होगी वो अच्छे तरीके से समझ जरूर आ चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। एंड स्टिल आपका अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो भैया मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।